हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 9.6 प्रश्नावली 9.6 का क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें व्यापक हल ज्ञात करना है और ज्ञात है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में y इंटू डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। ये अवकल समीकरण दिया है और इसका हमें व्यापक हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालेंगे इसमें। तो सबसे पहले वाई डी एक्स का पक्षांतर करें तो एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू डी एक्स। अब डी एक्स को लेफ्ट में और एक्स माइनस वाई स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेके जाएं तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर। अब रेखिक समीकरण बनाना हो तो यहाँ से ये अलग अलग नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में हम दोनों पक्षों को व्युत्क्रम कर देते हैं, उलट देते हैं। ऐसा करने पर ये आसानी से अलग अलग हो जाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस अपने स्थान पर है एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। दोनों पक्ष को पलट दिए। अब हम इसको अलग अलग कर देते हैं, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वाई इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस एक y कैंसिल होगा तो बचेगा यहाँ पर y। रेखिक समीकरण बनाने के लिए इस भाग का हम लेफ्ट में पक्षांतर कर देंगे डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 1 अपॉन वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई। तो इसके रेखिक अवकल समीकरण से तुलना करने पर रेखिक अवकल समीकरण डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू से तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर हमें जो वाई एक्स का गुणांक p है तो यहाँ x का गुणांक 1 अपॉन वाई है तो p का मान होगा 1 अपॉन वाई और q का मान होगा y। p और q के मान निकालने के बाद हम यहाँ पर समाकल्य गुणांक ज्ञात करेंगे। समाकल्य गुणांक समाकल्य गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इज इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला है e की पावर p, यहाँ पर y के सापेक्ष है तो यहाँ आएगा p dy। यहाँ पर हम p का मान रखें तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का मान है 1 अपॉन वाई डी वाई और 1 अपॉन वाई का y के सापेक्ष समाकलन होगा e की पावर 1 अपॉन वाई का होगा log y और log के नियम से e की पावर log y है तो इसका मान आएगा y। तो इस प्रकार से हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले और अब हम व्यापक हल के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। व्यापक हल का जो फॉर्मूला है ये है व्यापक हल के लिए फॉर्मूला। व्यापक हल यहाँ समीकरण x के लिए है तो यहाँ आएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ज़्यादातर प्रश्नों में y के लिए होता है, कुछ प्रश्न जैसे ये आ गए तो यहाँ x के लिए है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इंटू डी वाई और प्लस c। अब हम यहाँ पर मान रख देते हैं तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान है y तो यहाँ पर आएगा y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू है y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान भी है y डी वाई प्लस c। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। एक्स की घात n वाले सूत्र से इसका हम समाकलन करें तो ये y की घात 3/3 आएगा। तो हम लिखेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। एक्स वाई इज इक्वल टू वाई की पावर 3/3 प्लस सी। तो ये है व्यापक हल। इसको हम समीकरण नंबर 1, क्योंकि विशिष्ट हल तो ज्ञात नहीं करना है तो इसी को आगे हल करेंगे। तो 3 का पूरे समीकरण में गुणा कर दें तो ये होगा 3xy इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 3 से 3 कट गया 3c। ये व्यापक हल हो चुका है। इसको हम यहाँ पर रखकर छोड़ सकते हैं, या वाई क्यूब का अगर पक्षांतर करते हैं तो 3xy माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3c। 3c को आप सीधे सीधे c लिख सकते हैं, कांस्टेंट है। 3xy माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू c। ये इसका व्यापक हल हो गया। तो क्वेश्चन नंबर ये 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 अवकल समीकरण दिया है, व्यापक हल ज्ञात करना है। अवकल समीकरण है 12वें प्रश्न में x प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू y। और आगे इसमें लिखा है y इज ग्रेटर देन 0, y का मान 0 से बड़ा है। सबसे पहले हम इस भाग का पक्षांतर करके डी वाई अपॉन डी एक्स को चेक करेंगे कि इसकी सहायता से हम रैखिक समीकरण बन सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने ऐसा लिखा, पक्षांतर करने पर ये अलग अलग नहीं हो पाएगा। इस स्थिति में तो हम दोनों पक्षों को पलट कर फिर अलग अलग करेंगे। तो दोनों पक्षों को हमने यहाँ पलट दिए, डी एक्स अपॉन डी वाई, और ये हो जाएगा एक्स प्लस 3y स्क्वायर अपॉन वाई। अब अलग अलग करते हैं तो डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस एक वाई कटेगा तो यहाँ बचेगा 3। ये था क्वेश्चन नंबर 12। इसके पहले हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो क्वेश्चन नंबर 11 था, और ये है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें से इस भाग को हम पक्षांतर करें तो डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस 1 अपॉन वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 3। और अब यहाँ पर हम रैखिक अवकल समीकरण से इसकी तुलना करें तो तुलना से हमें p का मान मिलेगा। p का मान होगा यहाँ माइनस 1 अपॉन वाई, और q का मान होगा 3। तो सबसे पहले p और q के मान निकालेंगे, और इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर if का मान निकालना हो तो इसके लिए सूत्र है e की पावर p dy, y के सापेक्ष तो p dy dx नहीं आएगा इसमें, इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन में माइनस 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई। और अब इसका 1 अपॉन वाई का लॉग वाई होता है तो e की पावर माइनस लॉग वाई, क्योंकि माइनस है यहाँ पर, और इस माइनस को इस तरफ लेकर जाएं तो ये होगा e की पावर y की घात ऋण 1 बनेगी, जिसको हम लिख देंगे 1 अपॉन वाई। और अब लॉग के नियम से इसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन वाई, जैसे कि पिछले प्रश्न में इसी पैटर्न में सॉल्व किए थे। ये है IF का मान। अब व्यापक हल के लिए सूत्र, व्यापक हल होगा x का समीकरण है तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई के सापेक्ष प्लस c। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान 1 अपॉन वाई है, यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन वाई, और q की वैल्यू है 3, और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 अपॉन वाई डी वाई प्लस c। तो ये है x अपॉन वाई, और यहाँ पर 1 अपॉन वाई का वापस इंटीग्रेशन करें जैसे इसके पहले किए थे तो लॉग वाई, तो 3 इंटू लॉग वाई प्लस c। ये इसका व्यापक हल हो चुका है। इसको अपन इतना रखकर छोड़ सकते हैं, आगे इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया इसका आंसर।
व्यापक हल के सूत्र में मान रखने के बाद जब हम इसका समाकलन कर देते हैं तो उसके बाद आप अगली स्टेप नहीं भी करें तो चलेगा। यहाँ पर आप इस प्रश्न को रोककर आंसर लिख सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब आते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्या व्यापक हल जो हमने अभी तक किए सभी को समझ में आ गया? कुछ पूछना है किसी को तो ज़रूर पूछे। मैं 13वां प्रश्न शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13। इस 13 से लेकर जो आगे के प्रश्न है 15 तक के, इसमें हमें विशिष्ट हल ज्ञात करना है। जो प्रतिबंध दिया होगा उस दिए हुए प्रतिबंध के आधार पर हम विशिष्ट हल ज्ञात करेंगे। तो विशिष्ट हल ज्ञात करना है और हमें अवकल समीकरण दिया हुआ है प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 13 में अवकल समीकरण है हमारे पास और ये है dy अपॉन dx इज प्लस 2y tan x इज इक्वल टू साइन x। और जो प्रतिबंध दिया है उसका यूज़ हम आखिरी में करेंगे। y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू π/3, उसका उपयोग आखिरी में करते हैं। ये सीधे सीधे एक y के लिए रैखिक अवकल समीकरण है। इसकी हम तुलना करते हैं व्यापक समीकरण से। तो हमारे पास व्यापक समीकरण है, व्यापक रैखिक अवकल समीकरण dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से हम इसकी तुलना करें तो हमारे पास दो मान प्राप्त होंगे। इस समीकरण से इसकी तुलना करते हैं तो y का गुणांक p है और यहाँ y का गुणांक है 2 tan x। तो p का मान हमारे पास होगा 2 tan x। इसके बाद q इज इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पर q का मान sin x। p और q के मान निकालने के बाद हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे if का मान। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर if इज इक्वल टू, फॉर्मूला है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, अब की बार x के सापेक्ष है। तो e की पावर इंटीग्रेशन में p का मान है हमारे पास में 2 tan x dx। तो e की पावर ये 2 बाहर, लेकिन tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x और यहाँ से 2 हटाएंगे तो वो इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो अब हम इसको लिखेंगे e की पावर log sec स्क्वायर x। यहाँ से 2 हटाएंगे तो स्क्वायर होगा और log के नियम से इसका मान आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। ये if का मान हो गया। इसके बाद हम विशिष्ट हल निकालेंगे और व्यापक हल निकालेंगे और व्यापक हल निकालने के बाद हम आखिरी में विशिष्ट हल ज्ञात करेंगे। तो व्यापक हल के लिए फॉर्मूला है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान आया sec स्क्वायर x इज इक्वल टू q की वैल्यू, q का मान है sin x इंटू if का मान है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x dx प्लस c। तो यहाँ पर हमने q का मान sin x रखा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान आया sec स्क्वायर x। अब इसका समाकलन करने के लिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। इसको हम थोड़ा सा हल करते हैं इस तरीके से, y इंटू sec स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन x इंटू sec स्क्वायर x का, इसको एक को लिख देते हैं 1 अपॉन कॉस x और एक sec x को इसी तरीके से रहने देते, स्क्वायर है तो इसको इस तरीके से तोड़ दिए हमने, इसलिए ताकि साइन अपॉन कॉस 10 बन जाए। तो y इंटू सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू होता है 10x इंटू सेकेंड वाला सेक x वैसे ही रहेगा dx प्लस c। और सेक x इंटू 10x या 10x इंटू सेक x का इंटीग्रेशन अगर किसी को पता है तो बता सकता है। y इंटू सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, सेक x प्लस c।
ये तो हो गया विशिष्ट हल, व्यापक हल। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। विशिष्ट हल निकालने के लिए हमारे पास जो प्रतिबंध दिया है, प्रतिबंध है y बराबर 0 और x बराबर π/3। तो हम समीकरण नंबर 1 में प्रश्न के अनुसार जो प्रतिबंध दिया है वो रखेंगे, अर्थात समीकरण 1 में y बराबर 0 और x बराबर π/3 रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये रखने पर मान प्राप्त होगा y इंटू सेक स्क्वायर, सॉरी y के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, इज इक्वल टू सेक x के स्थान पर π/3 प्लस c। और अब सेक 60 डिग्री की वैल्यू, सेक 60 अंश का मान 2 होता है, तो 0 इज इक्वल टू 2 प्लस c। इस प्रकार c का मान हमें मिला -2। तो c के इस मान को जब हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो यही व्यापक हल, विशिष्ट हल कहलाएगा, क्योंकि c का जो विशिष्ट मान हम जब इसमें रख देंगे, स्पेशल मान जब रखेंगे, तो व्यापक हल का हम फिर कहेंगे कि ये एक विशिष्ट हल हो गया है। तो समीकरण 1 में c का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में c का मान रखने पर, और समीकरण 1 है, पहले पूरा समीकरण मैं नोट कर ले रहा हूँ, पीछे है, और ये है y सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी। y सेक स्क्वायर एक्स प्लस इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी। यहाँ पर c का मान अभी हमने निकाले, वो है c का मान -2। तो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस c का मान -2 रखेंगे। ये हो गया इसका विशिष्ट हल। इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो सेक स्क्वायर एक्स का भाग दे देते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स का भाग देने पर यहाँ से एक सेक स्क्वायर एक्स कटने पर नीचे एक सेक एक्स बचेगा, और -2 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। y इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, -2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। y इज इक्वल टू, यहाँ से आप कॉस एक्स कॉमन ले तो कोष्टक में बचेगा 1 माइनस 2 कॉस एक्स। ये इसका विशिष्ट हल हो गया आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें अवकल समीकरण दिया हुआ है और विशिष्ट हल ज्ञात करना है। अवकल समीकरण दिया है क्वेश्चन नंबर 14 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy अपॉन डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और प्रतिबंध दिया हुआ है y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, उसका आखिरी में यूज़ होगा। सबसे पहले तो रेखिक समीकरण बनाने के लिए dy अपॉन डी एक्स का गुणांक 1 होना चाहिए, इसके लिए हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पूरे समीकरण में भाग देंगे। तो यहाँ से जब हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भाग देते हैं तो dy अपॉन डी एक्स प्लस 2x अपॉन, भाग देने पर नीचे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, इस तरीके से लिख लेंगे। और इस स्थान पर नीचे जब इसका भाग देंगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, इसके साथ इंटू में। ये एक रेखिक समीकरण बना जिसमें p का मान y का गुणांक है। तो p इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q का मान हमारे पास में है, जो राइट हैंड साइड का जो पूरा फंक्शन है, ये q का मान हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। समाकल्य गुणांक इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e की पावर p का मान है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और यहाँ पर एक सूत्र लगेगा, अगर नीचे वाले फलन का अंश में अवकलन लिखा हो तो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डेस एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स। इस सूत्र का उपयोग करें
तो यहाँ पर e की पावर होगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर लॉग के नियम से वापस इस पूरे फलन का मान होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब व्यापक हल ज्ञात करेंगे पहले, उसके बाद विशिष्ट हल। तो व्यापक हल के लिए फॉर्मूला है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी, और इसका मान IF का मान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q का मान थोड़ा सा बड़ा है, इसको लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर IF का मान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। एक स्क्वायर से ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन सभी लोग जानते हैं tan इनवर्स x होता है, और प्लस c, इसको दिए हमने समीकरण नंबर 1। ये हो गया इसका विशिष्ट हल। अब व्यापक हल के लिए जो दिया गया प्रतिबंध है उसकी सहायता से हम विशिष्ट हल ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास प्रतिबंध है, प्रश्न में दिया है क्वेश्चन नंबर 14 में y का मान 0 और x का मान 1। तो समीकरण 1 में प्रतिबंध है y बराबर 0 और x बराबर 1 रखने पर, सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं कि समीकरण 1 क्या है। पिछले पेज में है ये समीकरण, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स x प्लस सी। ये है समीकरण नंबर 1। यहाँ पर हम y के स्थान पर 0 रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पूरा 0, tan इनवर्स x के स्थान पर 1 रखेंगे प्लस सी। tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4 प्लस सी। तो इस तरीके से c का मान हमें मिलेगा माइनस π/4 का पक्षांतर करने पर। अब c के इस मान को हम समीकरण 1 में यानी इस स्थान पर रखते हैं तो विशिष्ट हल प्राप्त होगा। तो विशिष्ट हल के लिए हमें समीकरण 1 में c का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 में c का मान रखने पर समीकरण 1 है y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू tan इनवर्स x, और c के स्थान पर रखेंगे माइनस π/4। ये इसका विशिष्ट हल हो चुका है, इसको और आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 था, इसके बाद हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, 15वां प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15, dy अपॉन dx अवकल समीकरण दिया हुआ है और विशिष्ट हल ज्ञात करना है। तो अवकल समीकरण है हमारे पास dy अपॉन dx माइनस 3y cot x इज इक्वल टू साइन 2x। प्रतिबंध है y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू π/2, लास्ट में यूज होगा। यहाँ पर सीधे सीधे रेखिक समीकरण नजर आ रहा है, तो हम व्यापक समीकरण से इसकी तुलना करेंगे। व्यापक समीकरण से तुलना करने पर या व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, व्यापक समीकरण नहीं लिख रहे हैं, y का गुणांक है p और यहाँ y का गुणांक है -3 cot x
एंड क्यू की वैल्यू है साइन 2x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ का मान निकालेंगे। आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर पी की वैल्यू है -3 cot x डी एक्स। यहाँ से -3 को बाहर कर देंगे और cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x। -3 को ऊपर लेके जाए तो पावर बनेगी, तो यहाँ e की पावर log और sin x की पावर होगी -3। तो log के नियम से इसका मान होगा sin x की होल पावर -3। इसको हम लिखेंगे 1/sin क्यूब x। ये इन्वर्स नहीं है, पावर -3 है। तो ये है आई एफ का मान। अब हम व्यापक हल ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखेंगे। व्यापक हल का फॉर्मूला है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। y इंटू इसकी वैल्यू आई 1/sin x क्यूब को हम कोसेक x भी लिख सकते हैं, कोसेक क्यूब x, पर हमने अभी यहाँ पर 1/sin x क्यूब लिख दिया। बाद में आवश्यकता हो तो हम चेंज कर सकते हैं। q की वैल्यू हमारे पास में है sin 2x और आई एफ का मान 1/sin क्यूब x dx प्लस सी। यहाँ पर sin 2 थीटा का सूत्र लिखेंगे 2 sin x इंटू कॉस एक्स, जिससे एक कैंसिल होगा। तो अगली स्टेप में हम sin 2x का फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। और अब ये होगा y इंटू 1/sin क्यूब x, y इंटू 1/sin क्यूब x, y इंटू 1/sin क्यूब x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x का सूत्र होगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स और इंटू 1/ यहाँ पर लिखा है sin क्यूब x dx प्लस सी। तो ये एक कैंसिल होगा, 2 को बाहर कर लेते हैं। y इंटू 1/sin क्यूब x इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस एक्स बचा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसको हम लिखेंगे साइन एक्स इंटू साइन एक्स। स्क्वायर को 2 बार लिख लेते हैं ताकि समाकलन करने के लिए उचित स्टेप्स तैयार हो। y इंटू 1/sin क्यूब x इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पर इसको हम लिखेंगे cos अपॉन साइन यानी cot x और 1/sin यानी कोसेक x dx प्लस सी। और यहाँ पर cot x इंटू कोसेक x का इंटीग्रेशन सभी लोग जानते हैं, कोई भी बोल के बता सकता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। y इंटू 1/sin क्यूब x इज इक्वल टू, इसका होता है -2 इंटू इसका होगा कोसेक x माइनस कोसेक x प्लस सी। तो यहाँ पर हमने, अब इसको हम कोसेक क्यूब x भी लिख सकते हैं 1/ को। तो y इंटू कोसेक क्यूब x इज इक्वल टू -2 कोसेक x प्लस सी। ये तो व्यापक हल है। विशिष्ट हल ज्ञात करने के लिए सी का विशिष्ट मान प्राप्त करेंगे दिए गए प्रतिबंध के आधार पर। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि समीकरण 1 में हम उस मान को रखेंगे जो दिया है। समीकरण 1 में प्रश्न नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया है y इज इक्वल टू 2 रखिए और x के प्लेस पर हमें रखना होगा π/2। तो इसके आधार पर, इन 2 मानों के आधार पर c का विशिष्ट मान प्राप्त होगा। y के स्थान पर हमने 2 रखा, कोसेक क्यूब, और x के स्थान पर π/2 रखेंगे, बराबर का चिन्ह -2 कोसेक x के स्थान पर π/2 प्लस सी।
साइन 90 का मान 1 होता है, कोसेक 90 का मान भी 1 होगा। तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू -2 इंटू कोसेक 90 का मान 1 प्लस सी। ये -2 लेफ्ट हैंड साइड में जाकर प्लस का होगा और 2 में 2 जोड़ने पर सी का मान आएगा 4। सी के इस मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो समीकरण एक में सी का मान रखने पर विशिष्ट हल प्राप्त होगा। अवकल समीकरण का विशिष्ट हल प्राप्त होगा। सी के इस विशिष्ट मान को 1 में रखने पर हमें विशिष्ट हल प्राप्त होगा y कोसेक क्यूब x और इस इक्वल टू -2 कोसेक x और c के स्थान पर हमने रख दिया 4। अब कोसेक क्यूब x का आप भाग दें इसमें, तो y इज इक्वल टू -2 अपॉन कोसेक स्क्वायर x बचेगा, भाग देने पर एक कटेगा तो यहाँ बचेगा, और प्लस 4 अपॉन कोसेक क्यूब x, और वापस इसको साइन में कन्वर्ट कर दें तो y इज इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर x प्लस 4 साइन स्क्वायर x, सॉरी यहाँ क्यूब है। अब 2 साइन स्क्वायर x कॉमन ले तो ये होगा -2 साइन स्क्वायर कॉमन लिए 2 साइन स्क्वायर x, तो यहाँ पर बचता है 1 - 2 साइन x। ये हो गया इस प्रश्न का, इस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल। जो दिए गए प्रतिबंध थे उसकी सहायता से हमने विशिष्ट हल प्राप्त किए। हम और क्वेश्चन नंबर 16 है, मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि उस वक्र के किसी बिंदु xy पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है। तो क्वेश्चन में वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता किस बिंदु पर, xy पर। तो प्रश्न से बिंदु xy पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, बिंदु xy पर स्पर्श रेखा की प्रवणता यह बराबर होगी इस बिंदु के निर्देशांकों के योग के, अर्थात x धन y के बराबर होगी। और वक्र की स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है उसको हम इस बिंदु पर, xy बिंदु पर ये प्रवणता होगी dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस y। यहाँ से y का पक्षांतर करेंगे तो रेखिक समीकरण बहुत आसानी से बन जाएगा। dy अपॉन dx प्लस y को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और बराबर राइट हैंड साइड में x। ये हो गई ये हो गई रेखिक अवकल समीकरण। इसकी व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो व्यापक समीकरण से तुलना करने पर तो p का मान होगा y का गुणांक -1 और q का मान है x। और अब इसके बाद हम समाकल्य गुणांक यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF का मान निकालेंगे, और इसके लिए सूत्र है इंटीग्रेशन ऑफ p dx इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 है p का मान dx, x के सापेक्ष -1 का इंटीग्रेशन होगा -1 का हो गया x। तो ये है IF का मान। इसके बाद हम व्यापक हल ज्ञात करेंगे, अवकल समीकरण का व्यापक हल, और ये होगा y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF इंटू dx प्लस c। तो y इंटू IF का मान है e की पावर -x इज इक्वल टू q का मान है x इंटू e की
पावर माइनस एक्स आई एफ का मान हो गया, डी एक्स प्लस सी, एक्स को प्रथम फलन और ई की पावर माइनस एक्स को द्वितीय फलन मानकर बाई पार्ट यूज करेंगे। तो y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ ब्रैकेट में डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन पहले फलन का अवकलन गुणित दूसरे फलन का समाकलन और इतने पूरे भाग का वापस समाकलन के लिए हमने यहाँ लिख दिया डी एक्स प्लस सी। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज़ किया हमने। अब यहाँ से इसका समाकलन करेंगे, y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू इसका समाकलन होगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स, फिर ये माइनस, फिर इंटीग्रेशन, इसका हो गया 1 और इसका होगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। यहाँ पर इसका माइनस से माइनस प्लस होगा, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक माइनस और आएगा, तो माइनस 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 यानी माइनस में ही आना है। तो इसको लिख लेते हैं y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पर आएगा y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, इसमें लिखा हुआ है x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, इसके बाद यहाँ पर माइनस आना है या प्लस कर लेते हैं और इंटीग्रेशन, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन में लिखेंगे ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। और अब एक बार और समाकलन कर लेते हैं इसका, y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, इसका समाकलन होगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। और अब e की पावर x का भाग दे दें तो ये सारे हट जाएंगे। पर अभी फ़िलहाल हम समीकरण नंबर 1 देकर विशिष्ट हल के लिए c का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर विशिष्ट हल के लिए c का मान निकालना है, यानी कि वक्र का समीकरण निकालना है। और प्रश्न में लिखा है कि जो वक्र है वो मूल बिंदु से होकर जाता है। तो चूँकि वक्र एक मूल बिंदु से होकर जाता है, मूल बिंदु 0,0 से होकर जाता है या सिर्फ जाता है, इसीलिए हम x के स्थान पर 0 और y के स्थान पर 0 रखते हैं तो ये लेफ्ट वाला भाग 0 हो जाएगा। यहाँ पर x का मान 0 रखने पर ये भी 0 हो गया, माइनस यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा और माइनस 1 का पक्षांतर करेंगे तो c का मान मिलेगा 1। यहाँ पर हमने e की घात 0 का मान 1 होता है तो ये रख दिए। c के इस मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में c का मान रखने पर y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। सी का मान हमने रख दिया +1। तो अब यहाँ पर ई की पावर माइनस एक्स का भाग दें तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन ई की पावर माइनस एक्स, और ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1, और इसको हम लिखेंगे ई की पावर प्लस एक्स, ऊपर ले जाकर सारे पदों का पक्षांतर कर दें तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू ई की पावर x भी लिख सकते हैं, छोड़ दो इसको इसी साइड में। ये इसका विशिष्ट हल हो गया आंसर। तो ये थे आज के कुल क्वेश्चन नंबर। हमने 11 से 15 तक के क्वेश्चन किए और 16 तक के क्वेश्चन। आशा है सभी को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रश्न आपको समझ में ना आया हो तो पूछ सकता है। ठीक है, ओके बेटा, गुड नाइट, बाय। अगली क्लास कल लगेगी इसी समय।